गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे। कल एड्रिनल ग्रंथि हमने पढ़ ली थी और एड्रिनल के बाद नेक्स्ट ग्रंथि लिखना पीनियल। पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? ये सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करें मस्तिष्क के भाग, एक मस्तिष्क का पार्ट होता है। अभी अपन मस्तिष्क के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एक भाग होता है मस्तिष्क का जिसका नाम है डाइएनसेफेलॉन। क्या नाम है? डाइएनसेफेलॉन। इस डाइएनसेफेलॉन के ठीक पीछे स्थित होती है ये। डाइएनसेफेलॉन के ठीक पीछे स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। इसको शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है इसको। बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं क्योंकि यह दैनिक जीवन की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। दैनिक जीवन की क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। इसको मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहते हैं, थर्ड आई ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहा जाता है इसको, थर्ड आई ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क की तीसरी आंख किसको कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। इसको मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, सॉइल, मिट्टी, सॉइल ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम के कण उपस्थित होते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम के कण इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मस्तिष्क की रेत कहा जाता है या मस्तिष्क की मिट्टी कहा जाता है इसको। इससे जो हार्मोन निकलता है, या एक लाइन और पढ़नी है अपन को, ये जो ग्रंथि है ये वयस्क अवस्था में तो होती है, सॉरी बाल्यावस्था में तो होती है सक्रिय। जब हम बालक होते हैं तो बाल्यावस्था में तो होती है सक्रिय, परंतु जैसे ही बाल्यावस्था से हम किशोरावस्था में जाते हैं, एडोलसेंस एज में जाते हैं, हम किशोरावस्था में जाते हैं, तो किशोरावस्था में यह ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। जैसे ही हम किशोरावस्था में जाते हैं ये ग्रंथि हमारी कैसी हो जाती है? निष्क्रिय। और बाल्यावस्था में कैसी होती है? सक्रिय। इससे स्त्रवित हार्मोन की यदि हम बात करें कि इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इससे हार्मोन का नाम है मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है इससे? मिलेटोनिन हार्मोन। और मिलेटोनिन हार्मोन क्या काम करता है? एक तो ये त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। अपने जो ये तिल वगैरह बनते हैं ना, ये सब कौन से हार्मोन के द्वारा बनते हैं? मिलेटोनिन हार्मोन के द्वारा ही बनते हैं। और दूसरा काम क्या है इसका कि ये बच्चों में लैंगिक विकास को रोकता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट को रोकता है ये। क्योंकि जब तक, मैंने अभी एक लाइन लिखवाई थी कि बाल्यावस्था में तो कैसी होती है? सक्रिय। जब तक ये सक्रिय रहेगी तब तक तो ये हार्मोन्स निकलता रहेगा। हार्मोन्स निकलेगा तो क्या काम करेगा? निकलेगा तो लैंगिक विकास को रोकेगा, इसीलिए बच्चों में लैंगिक विकास नहीं होता है। जैसे बाल्यावस्था से हम किशोरावस्था में आते हैं, किशोरावस्था में आती ग्रंथि क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय होगी तो हार्मोन्स का निकलना बंद हो जाएगा, बंद होगा तो इसको रोकने वाला नहीं बचेगा, लैंगिक विकास प्रारंभ हो जाता है। किशोरावस्था में सेक्सुअल डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है क्योंकि हार्मोन्स का निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ये मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है जो कि त्वचा के रंग का निर्धारण करता है और बच्चों में लैंगिक विकास को रोकता है। नोट करो ये। मस्तिष्क के भाग डाइएन्सेफेलॉन के ठीक पीछे होती है ये जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। मस्तिष्क की तीसरी आंख कहा जाता है इसको। मस्तिष्क की रीत कहते हैं, सॉइल ऑफ ब्रेन।
और बाल्यावस्था में सक्रिय होती है, किशोर अवस्था में ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेटोनिन। क्या काम करता है? त्वचा के रंग का निर्धारण और बच्चों में लैंगिक विकास को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट लिखो जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथि जो होती है ये नर व मादा, मेल एंड फीमेल दोनों में अलग अलग पाई जाती हैं। ये नर में अलग होती है, मादा में अलग होती है। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो नर व मादा में अलग अलग पाई जाती है। ये सबसे पहली है नर जनन ग्रंथि, और नर जनन ग्रंथि के रूप में वृषण पाए जाते हैं, टेस्टिज कहा जाता है इनको अंग्रेजी में। इनकी संख्या होती है 2। एक प्रश्न आता है कि जो नर जनन ग्रंथि होती है, वृषण जो होते हैं, ये उदर भाग से यानी बॉडी से बाहर स्थित होते हैं, क्यों? वृषण जो होते हैं ये उदर भाग से बाहर स्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए वृषण उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कितना होता है? 37 डिग्री होता है, जबकि इससे कम टेम्परेचर पर स्पर्म बनते हैं, इसलिए उदर भाग से बाहर पाए जाते हैं। तो बाहर स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए वृषण उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। हमारी ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? शुक्राणु। स्पर्म जो नर में पाई जाती है, इसकी लंबाई होती है लगभग 50 माइक्रोन। कितनी होती है? 50 माइक्रोन होती है। और वृषण में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको कहा जाता है अंतराली कोशिका। क्या कहा जाता है? अंतराली कोशिका, या इनको अंग्रेजी में कहते हैं लीडिंग सेल्स। क्या कहा जाता है? लीडिंग सेल्स। ये अंतराली कोशिका, ये लीडिंग सेल्स वृषण में पाई जाती हैं, और इनसे निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टिस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टिस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और ये क्या काम करता है? नर के, मेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, एक तो होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब तो है कि नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है, और सेकेंडरी का मतलब है द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब है जैसे आवाज का भारी होना। नर है तो आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों का अधिक होना, त्वचा का कठोर होना, स्किन का कठोर होना। इस प्रकार के लक्षणों का निर्धारण जो करता है वो कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टिस्टेरोन करता है। तो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? ये निर्धारण करता है। द्वितीयक का मतलब जैसे आवाज का भारी होना, शरीर पर बालों का अधिक होना, त्वचा का कठोर होना आदि। तो ये सभी लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? टेस्टिस्टेरोन हार्मोन करता है। और दूसरी है मादा जनन ग्रंथि।
मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, और मादा जनन ग्रंथि का जो नाम है वो है अंडाशय। अंडाशय अंडाशय मादा जनन ग्रंथि के रूप में पाए जाते हैं ये, और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है ओवरीज की संख्या। और अंडाशय से 3 हार्मोन का स्त्राव होता है, यानी अंडाशय से 3 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हार्मोन तो निकलता है एस्ट्रोजेन हार्मोन, और एस्ट्रोजेन हार्मोन क्या काम करता है? ये नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। सॉरी, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? ये निर्धारण। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन करता है, उसी प्रकार से फीमेल में, जैसे आवाज का पतली होना, शरीर पर बालों का कम होना, मासिक स्राव, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इस प्रकार के जो सेकेंडरी लक्षण होते हैं फीमेल के, उनका निर्धारण कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा एक हार्मोन निकलता है इससे, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, इसको गर्भ धारण निर्धारक हार्मोन कहा जाता है। प्रेगनेंसी डिटरमिनेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको, क्योंकि यह गर्भ धारण निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है। तो दूसरा हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये किससे निकलता है? ये एक संरचना बनती है महिलाओं में, जिसका नाम है कार्पस लूटियम द्वारा स्त्रवित होता है। ये कार्पस लूटियम क्या होता है? महिलाओं में 1 महीने में एक अंडाणु बनता है, और अंडाणु के चारों ओर एक खोलनुमा संरचना बन जाती है। मासिक चक्र के 13वें दिन से लेकर के 19वें दिन के मध्य निषेचन की पूर्णतया संभावना रहती है, क्योंकि इन दिनों के मध्य में ये अंडाणु यहां से निकल करके कहां आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, अंडवाहिनी में आ जाता है, जहां पर महिलाओं में निषेचन क्रिया होती है। तो ये जब अंडाणु इसमें से निकल के आ जाता है नलिका के अंदर, तो फिर ये जो बची हुई संरचना है, इसी को क्या कहते हैं? कार्पस लूटियम कहते हैं। और ये कार्पस लूटियम द्वारा निकलता है, जो कि प्रेगनेंसी डिटरमिनेटिंग का काम करता है। 13 से 19वें दिन के मध्य फैलोपियन ट्यूब में निषेचन क्रिया की पूर्णतः संभावना रहती है। बच्चे का विकास गर्भाशय में होता है, निषेचन क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिनी में होती है। और तीस कोई नहीं, वो मैंने एक फिक्स डेट नहीं बताई, डेट नहीं है, डे है। जैसे कि मान 27 की डेट है तो 27 से 13वां दिन ना मान लो, 12 की डेट है 12 से 13वां दिन मान लो। ये फिक्स नहीं है ये डेट। हालांकि ये टाइम भी फिक्स नहीं है अब, ये केवल किताबों का लिखा हुआ टाइम है बस। डिफरेंट डिफरेंट में समझे, मतलब डेट का, ये डेट का तो सबका डेट ऑफ बर्थ भी तो एक ही नहीं होती भाई। सबका तो जरूर थोड़ी 13 साल की उम्र पे चालू होता है। अब 13 साल कोई कभी हो रहा है, कोई कभी हो रहा है, किसी का डेट भी तो अलग अलग है भाई। सारी दुनिया एक ही दिन जन्म थोड़ी लिया है सबने। मंथली वाइज ही आता है मैक्सिमम। वो कोई इरेगुलरिटी है। हाँ, वो कोई नहीं, वो कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि 10 डेज में दोबारा आ जाता है। 28 दिन का समय लगता है, 20 डेज का। यदि पहले बाद में कोई बीच में ऐसा होता है तो प्रॉब्लम मानी जाती है वो कुछ गायनिक प्रॉब्लम है, ऐसा उसकी वजह से हो सकता है। ये डेट भी वैसे ऐसा फिक्स नहीं है, 13 में 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे रीजन होते हैं आजकल। खान पीन वगैरह है, हार्मोन्स का प्रभाव है, टैबलेट्स वगैरह उल्टी सीधी ले लेते हैं, उनसे बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। तो ये आगे पीछे हो सकता है, भाई डेट वैसे माना ये जाता है दिन 13 से 19वें दिन के मध्य। ऊपर नीचे हो सकता है ये। तो इन्हीं दिनों के मध्य में फर्टिलाइजेशन की पूर्णतः संभावना रहती है।
और तीसरा जो इससे हार्मोन निकलता है वो है रिलैक्सेशन हार्मोन। वैसे मासिक चक्र की अवधि याद रखना 28 दिन ही मानी जाती है फिक्स, इससे ऊपर नीचे 1 2 3 दिन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत जैसे महीने में कई बार डबल, तो फिर वो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तीसरा हार्मोन है रिलैक्सेशन हार्मोन। रिलैक्सेशन हार्मोन जो होता है ये अपरा द्वारा निकलता है। अपरा को कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित होता है ये। प्लेसेंटा क्या होता है? एक शिशु मां के गर्भ से कुछ तंतुनुमा संरचनाओं के द्वारा जुड़ा रहता है, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन, ब्लड की पूर्ति होती है, खाने पीने की पूर्ति होती है। मां जैसा खाती है वैसा ही बच्चे को प्राप्त होता है। सामान्य भाषा में आप नाल कहते हैं, अपन कहते हैं नाल। वो नाल जो होता है उसी को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसी के माध्यम से भ्रूण को माता गर्भाशय से सारी चीजों की आपूर्ति होती है और ये अपरा द्वारा निकलता है। और ये क्या काम करता है? ये महिलाओं में प्रसव पीड़ा के दौरान, लेबर पेन के समय, प्रसव पीड़ा के दौरान एक तो दर्द का अनुभव कम करता है तथा बच्चे के जन्म में सहायता प्रदान करता है। महिलाओं में एक जोड़ होता है जिसका नाम प्यूबिक सिम्फाइसिस। उस जोड़ को थोड़ा सा लचीला बनाता है उस समय जब ये हार्मोन निकलता है, जिससे लेबर पेन थोड़ा सा कम होता है, अनुभव कम करता है और बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है। इस तीसरा हार्मोन रिलैक्सिन, जो किससे निकलता है? अपरा या प्लेसेंटा द्वारा। ये तीनों हार्मोन किससे निकलते हैं? मादा जननग्रंथि अंडाशय से निकलते हैं। नोट कर लो। महिलाओं में मासिक चक्र का प्रारंभ होना कहलाता है मेनार्की, या कहते हैं रजोदर्शन, जो कि लगभग 12 से 13 14 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है। और मासिक चक्र का समाप्त होना कहलाता है मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति, जो कि लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं में निषेचन क्रिया, फर्टिलाइजेशन, कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब। महिलाओं में बच्चे का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में, यूट्रस में। बच्चे का विकास गर्भाशय में होता है। महिलाओं में 1 महीने में एक अंडाणु, ओवम, ओवम सेल तथा संपूर्ण जीवन काल में लगभग 400 अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है और शुक्राणु सबसे छोटी।
जो ओसीपी होती हैं गर्भ निरोधक गोलियां, इनमें कौन कौन से हार्मोन्स का यूज होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का यूज किया जाता है। और ये गोलियां क्या करती हैं? ये महिलाओं में अंडोत्सर्ग को रोकती हैं, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग को रोकती हैं, अंडाणु निर्माण को रोकती हैं ये। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। 0.12 mm। ये हो गए आपकी मिश्रित ग्रंथियां, सॉरी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब लिखो मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड्स। तो महिलाओं में मासिक चक्र का प्रारंभ होना मेनार्की कहलाता है, समाप्त होना मेनोपॉज कहलाता है। निषेचन क्रिया अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होती है। विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। 1 महीने में 1 अंडाणु बनता है। संपूर्ण जीवन काल में लगभग 400 अंडाणु बनते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु कोशिका। मासिक चक्र की अवधि 28 दिन। गर्भनिरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का यूज किया जाता है। तो मिश्रित ग्रंथि, और मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त भी हो और नलिका विहीन भी हो। यानी जो नलिका युक्त भी है और नलिका विहीन भी है, उसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है अग्नाशय, पेंक्रियाज। अग्नाशय जो होता है, ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये कहाँ पाई जाती है? पाचन तंत्र में अपन ने पढ़ा था। ये पाचन का ये ग्रासनाल, ये आमाशय, और आमाशय के ठीक नीचे होता है अग्नाशय। आमाशय के ठीक नीचे क्या होता है? अग्नाशय होता है। तो हम इसकी स्थिति लिख सकते हैं कि यह आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। ये आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अग्नाशय ये स्वयं तो याद रखना बहिस्रावी ग्रंथि है। ये कैसी ग्रंथि है? ये स्वयं बहिस्रावी ग्रंथि है। यानी बहिस्रावी का मतलब है नलिका युक्त। यानी इससे किसका स्राव होगा? एंजाइम का स्राव होगा। और एंजाइम तो अपन पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र में, जितने भी एंजाइम्स निकले हैं अग्नाशय से जहां पाचन कंप्लीट हुआ था। लेकिन इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती हैं, उनको कहा जाता है लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं, आइसलेट्स सेल्स ऑफ द लैंगरहैंस। दीप कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये होती हैं नलिका विहीन। और नलिका विहीन का मतलब है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। किसकी तरह कार्य करती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों से किसका स्राव होता है? हार्मोन्स का स्राव होता है। यानी इससे एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? एक मिश्रित ग्रंथि है। अर्थात अग्नाशय एक कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। तो स्वयं बहिस्रावी है और इसके अंदर जो दीप कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। ये जो दीप कोशिकाएं होती हैं, लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली एक तो होती है एल्फा कोशिका,
एक होती है बीटा कोशिका और एक होती है डेल्टा कोशिका। एल्फा कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। और ग्लूकागोन हार्मोन क्या काम करता है? ये शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का निर्धारण करता है। क्या काम करता है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का निर्धारण करता है। दूसरा है बीटा कोशिका। इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। बीटा कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? इन तीनों में सर्वाधिक होती है। और बीटा कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? हम जो भी कुछ खाने के रूप में काम में लेते हैं सबसे हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज। और ये फिर ग्लूकोज बदल जाता है ग्लाइकोजन में। किसमें बदल जाता है? ग्लाइकोजन बदल जाता है। और ग्लाइकोजन को शरीर का संग्रहित ईंधन कहते हैं। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो ग्लूकोज मूत्र के द्वारा सीधा ही बाहर उत्सर्जित हो जाता है। यानी ग्लूकोज का मूत्र के द्वारा क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है। इस रोग को कहा जाता है डायबिटीज। क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायबिटीज मेलिटस, या इसको मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह कहा जाता है। इसके लिए शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, बासा कम भोजन कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए, इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और डेल्टा कोष का क्या काम करता है? ये भोजन के पाचन अवशोषण, सबसे पहले तो अब पाचन हुआ था बॉडी में, फिर एब्जॉर्बेशन हो गया, और एक तीसरी मैंने क्रिया बताई थी स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। इन सभी क्रियाओं को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। क्या करता है? ये स्वांगीकरण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये सारे काम किसके हैं? ये तीनों डेल्टा कोशिकाओं के। तो ये कहलाती है मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय।